जन्माष्टमी निकाय चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है नतीजों का जो कल आने वाला है, लेकिन नतीजे से पहले ही सियासी नोकझोंक भी शुरू हो गई है। हर बार की तरह एक बार फिर सपा ने काउंटिंग से पहले ईवीएम और सिस्टम को लेकर संशय जाहिर किया है। यूपी की जनता ने अपना काम कर दिया। इरादों पर मुहर लगाकर अपने अपने नुमाइंदों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद कर दी है। अब इंतजार बस 13 तारीख का है जब जनता का जनादेश सामने आएगा। लेकिन जीत के दावों के बीच सपा का संशय भी सामने आने लगा है। केसरी के विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने अपने डर को जाहिर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मतगणना स्थलों पर लगने वाले टेबल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने और सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है। पत्र लिखा है कि मतगणना के समय जो टेबल्स लगाए जाएं उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए और जो है वीडियोग्राफी करा जाए। मतगणना को लेकर सपा के संशय पर कन्नौज से भाजपा सांसद ने ये कहते हुए पलटवार किया कि अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। ऊपर फोड़ेंगे तो कुल मिलाकर पहले तो ईवीएम के ऊपर फोड़ देते थे। हर चुनाव में मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम हो जाती थी, तो अब तो मुन्नी बेचारी रही नहीं। किसे हार का डर सता रहा है और किसके दावों में कितना दम है, इसकी तस्वीर 13 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगी। 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न हो गए। मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया, लेकिन कहीं कहीं छुटपुट मारपीट और झड़प के साथ की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से कहीं कोई बड़ी घटना नहीं घट पाई। पीलीभीत मतदान के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर वोटर्स से बदसलूकी का आरोप लगाया। विरोध में भाजपा के एजेंट और कुछ मतदाताओं ने सड़क भी जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई। इधर कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के आलमपुर बूथ पर फर्जी मतदान का मामला सामने आया। फर्जी वोटिंग के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ की शिवली इंटर कॉलेज से 2 फर्जी वोटरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आजमगढ़ में कुल 10 से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े गए, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी पाया गया। ये अभी 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए जो नया प्रिंट आउट्स लग रहे थे। इस आधार पे इनको चेक किया अपने सिस्टम से, ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनको थाने भिजवाया गया और अभी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद फिर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में सिरपुरा नगर पंचायत में भी नोकझोंक और हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझ गए। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी के समर्थकों पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। जाहिर है कुछ बूथों पर असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुस्तैदी से सभी पकड़े गए। आजमगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां फर्जी वोट डालने की फिराक में पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश में 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आजमगढ़ की 3 नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों के चुनाव की वोटिंग के लिए जिले में तमाम बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई थी। हालांकि शांतिपूर्ण मतदान के बीच आजमगढ़ के शिवली इंटर कॉलेज मतदान के केंद्र पर पुलिस ने युवकों को दबोच लिया, जो फर्जी मतदान करने की कोशिश कर रहे थे। आजमगढ़ के शिवली इंटर कॉलेज में फर्जी वोटर को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं फर्जी वोटर को पकड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया है और इनको पकड़ के पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 लोगों को पकड़ने का काम पुलिस ने किया। पुलिस ने इन युवकों से पूछताछ के आधार पर एक गाड़ी भी बरामद की, जो रजिस्ट्रेशन लखनऊ का था और उसी गाड़ी से ये दोनों युवक आजमगढ़ के शिवली कॉलेज में मतदान करने पहुंचे थे। जांच के दौरान दोनों युवकों का आधार कार्ड भी गलत पाया गया। ये अभी 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए जो नया प्रिंट आउट्स लग रहे थे। इस आधार पे इनको चेक किया अपने सिस्टम से, ये बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनको थाने भिजवाया गया। आजमगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया, जो अवैध दस्तावेजों की मदद से फर्जी मतदान करने की फिराक में थे। मुख्तार अंसारी के एक और करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजीपुर में प्रशासन और पुलिस ने मुख्तार के नाम पर दर्ज एक और जमीन को कुर्क कर दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले लंबे वक्त से उसके परिवार और गुर्गों के नाम दर्ज संपत्तियों की कुर्की जब्ती जारी है। इसी बीच अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेनामी और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत राजस्व विभाग की टीम और पुलिस ने गाजीपुर के सदर कोतवाली में एक जमीन की कुर्की कर दी। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स के द्वारा भी गाजीपुर जनपद में बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने मुख्तार की 125 करोड़ रुपए की कथित बेनामी संपत्ति को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। उन्हीं में से गाजीपुर सदर इलाके के कपूरपुर में मुख्तार के करीबी गणेश मिश्रा की ये जमीन थी।
कूट रचना कर इसे जो है गणेश दत्त मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई थी। इसी को लेकर आज इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो है इसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने मुख्तार के सहयोगी गणेश मिश्रा को भी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें गणेश मिश्रा से इस संपत्ति को लेकर पूछ हो सकती है। बुधवार को कुशीनगर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि यूपी समेत पूरा देश दहल गया। मछिया माफी गांव में हुए अग्निकांड में 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक दिन बाद अब उस पर सियासत धधकने लगी। में आग ने कहर बरपाया था। देखते ही देखते आग की लपटों ने 9 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। झुलसने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 मासूम बच्चियां भी शामिल थी। इस अग्निकांड पर अब सियासत तेज हो गई है। हादसे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता अजय लल्लू माघी मठिया पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अजय लल्लू ने सरकारी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं व्यवस्था हुआ है, अब इन भूखे हैं, कहीं कुछ की व्यवस्था नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर अग्निकांड पर संवेदना जाहिर करते हुए बुधवार को ही मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा का निर्देश दिया था। पीड़ित परिवार ने जल्द से जल्द मुआवजे की रकम दिए जाने की मांग की है, जबकि गांव के प्रधान का कहना है कि अगर गांव में तालाब होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। विधानसभा में पोखरी होती तो इससे बहुत लाभ मिलता। जो आज आगजनी पीड़ित है, जो आग लग रही है, अगर फायर ब्रिगेड नहीं आता, पोखरी तत्काल होता तो मिला का पानी फिर जाता। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद पूरे गांव में मातम है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर तीखी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल ने कानून के खिलाफ काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। राज्यपाल को ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो संविधान ने उन्हें नहीं दी है। किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सफाई आई है। मुझे नहीं लगता कि मैं चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। कोश्यारी की सफाई के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी पर कई सवाल खड़े किए हैं। अंतिम संकट के बीच में राज्यपाल कूद गए और राज्यपाल ने बिना सोचे समझे फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया, जिसके कारण ये पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ। उसके बाद वहाँ की सरकार गिरी और एक खरीद फरोख्त करके सरकार वहाँ पर जोड़ तोड़ करके बनाई गई। महाराष्ट्र के पिछले वर्ष के सियासी घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत और उसके बाद शिंदे सरकार के गठन के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया। संविधान के तहत हम जो बार बार बोल रहे थे कि विधिमंडल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार कोई न्याय व्यवस्था को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में उद्धव को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिंदे सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल छटते ही शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया। कि अगर आप की आज की ऑर्डर देखें तो जो मैं कहते आया हूं कि ये सरकार अनैतिक है, गद्दारों की सरकार है और ये घटना बाह्य सरकार है। ये सरकार आज प्रूव हुई है कि ये गद्दारों की सरकार है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता की कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकता। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। एहतियातन केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी गई। तस्वीरों से जाहिर है कि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ धाम में बिगड़े मौसम और IMD के अलर्ट को देखते हुए 15 मई तक यात्रा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वही यात्री दर्शन कर सकेंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों से मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। हालांकि बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण सुचारू रूप से जारी रहेगा।
चीज़ें हैं उसमें भी 2,500 से 3,000 लोग रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप केदारनाथ से लेकर बेस कैंप तक की बात करें तो 8 से 10,000 लोग मैक्सिमम वहाँ पर रह सकते हैं। अमूमन केदारनाथ धाम में मई महीने में बर्फबारी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो जमती नहीं है, लेकिन इस बार धाम में मई महीने में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इधर हेमकुंड साहिब में मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में 10 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार अब दिल्ली सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। आपके नेता और कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आज चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं वो इस दिल्ली के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो माननीय केजरीवाल साहब का 8 साल लंबा बड़े धैर्य के साथ उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कोर्टों में संघर्ष किया, आज उसका फल मीठा आया है। जबकि आपके जश्न पर बीजेपी की ओर से करारा तंज कसा गया है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये वो 3 विषय है जिस पर पूरी दिल्ली की जनता के सारी समस्याएं जुड़ी, कहीं न कहीं जुड़ी रहती। जाहिर है नए फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। साथ ही उपराज्यपाल को सरकार की सलाह भी माननी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।